बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बात की है किरचॉफ लॉज की। तो किरचॉफ की दो लॉज हमने पढ़ी हैं, एक किरचॉफ करंट लॉ है और दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। इन इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग में वही लॉज थोड़े बहुत यूज होंगे। जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन डिराइव करने में हम किरचॉफ करंट लॉ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले ये जरूरी है कि आप ये जानते हो कि नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो याद रखिए स्टूडेंट, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें कोई जीरो रीडिंग होती है, कोई बैलेंस्ड कंडीशन होता है और उस जीरो रीडिंग की बेस पे हम फिर मेजरमेंट करते हैं किसी अननोन प्रॉपर्टी की। अब यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसकी जीरो कंडीशन पे हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर ये पोटेंशियोमीटर, इससे हम किसी डिवाइस का, किसी ईएमएफ सोर्स का ईएमएफ मालूम करते हैं कि इसका ईएमएफ कितना है। तो हम चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये एक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा है। इसमें चार मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस होते हैं। इन चार रेजिस्टेंसेस में तीन हमें मालूम होते हैं, R1, R3, R2। ये तीनों हमें मालूम होते हैं, जबकि ये R4 जो है ये कोई अननोन रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम यही सर्किट इस्तेमाल करके फाइंड करते हैं। डिफिनीशन क्या है? इट्स अ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सर्किट यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप देखें तो बज़ाहिर ये कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। आप यहां देखें, एक बैटरी है और इस बैटरी के अक्रॉस मुख्तलिफ रेजिस्टर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैनर में लगे हुए हैं। अब ओहम लॉ हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि न तो ये रेजिस्टेंस सीरीज में है और न ये किसी तरह से पैरेलल में इनकी कॉम्बिनेशन बन रही है। तो इस तरह के जो है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम केवीएल या केसीएल को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे कि मैंने बात की है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में, कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जिसमें कोई जीरो रीडिंग होती है, जिसको हम यूज करके उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए किसी अननोन क्वांटिटी को फाइंड करते हैं। अब व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ब्रिज इज सेम, द गैल्वानोमीटर गिव्स जीरो रीडिंग एंड ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ब्रिज के क्रॉस देखिए, अगर आप देखें यहां पर मैंने गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है। बैलेंस कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं जब इस गैल्वानोमीटर में क्या हो, जीरो रीडिंग हो, यानी गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। अब कब ऐसी सिचुएशन होगी? ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, R2 हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर है। मैंने गुज़िश्ता लेक्चर्स में कई दफ़ा ये बात की है कि वेरिएबल रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का सिंबल यूज होता है, ऊपर इस तरह का एरो का निशान डाला जाता है। तो अगर आप इस सर्किट को देखें, हम यहाँ पर कोई वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं और जाहिर है इस गैल्वानोमीटर पर कोई ना कोई रीडिंग होगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। जब हम इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, तो इसके चेंज करने से यहाँ पर गैल्वानोमीटर के अक्रॉस डिफ्लेक्शन चेंज होती है और उस पर इसकी रीडिंग चेंज होती रहती है। हम इसको एडजस्ट करते रहते हैं और एक वैल्यू आ जाती है इसकी रेजिस्टेंस की, एक वैल्यू पे इस गैल्वानोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाती है। चूंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है और वो हमें सामने नजर आता है कि गैल्वानोमीटर की रीडिंग जब जीरो हो जाती है, हम उसको वहीं पे रोक लेते हैं। जब गैल्वानोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाए तो इसको हम कहते हैं नल कंडीशन, और हम ऐसी सूरत में इस ब्रिज को कहते हैं कि ये ब्रिज बैलेंस्ड है। इस बैलेंस ब्रिज को हम किस तरह पर यूज करते हैं? जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो हमारे पास IG जीरो होगा। लेकिन यहां पर कुछ और बातें आपको याद रखनी है। मैंने इस सर्किट में सबसे पहले KCL अप्लाई करना है।
कि जब हर जंक्शन के ऊपर केसीएल हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये सारा रिजल्ट मिलता है। जंक्शन ए पे आप देखें, यहां पे करंट आ रहा है आई, और उस करंट के दो ब्रांचेस बन रहे हैं। कुछ हिस्सा उसका R1 के थ्रू जा रहा है, कुछ R2 के अक्रॉस जाएगा। मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, जो R1 के अक्रॉस जाएगा उसको मैं कहता हूं R1 I1, और जो R2 के अक्रॉस जा रहा है उसको मैं कहता हूं I2। I जो है स्प्लिट हो गया I1 और I2 में। दूसरे केस में पॉइंट बी पे देखें, पॉइंट बी पे, जंक्शन बी पे करंट क्या है? करंट जो आ रहा है वो I1 है, और जो उस जंक्शन बी को लीव कर रहा है वो I3 और IG है। फिर किरचॉफ करंट ला, I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3, उसके दो हिस्से बन गए। इसके बाद अगर आप जंक्शन सी को देखें, जंक्शन सी पे दो करंट्स आ रहे हैं। एक करंट इधर से आ रहा है अक्रॉस R4, और एक करंट इधर से आ रहा है। ये क्यों ऊपर जा रहा है? वजह यह है कि D जो है इस साइड पे पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इस साइड पे नेगेटिव से कनेक्टेड है, और जाहिर है कि करंट ने पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, इसलिए हम कहते हैं कि I4 C की तरफ जाएगा। ठीक है, याद रहे स्टूडेंट्स, ये की कनेक्टेड है, इसको मैंने ऑन किया हुआ है। जब करंट C पे पहुंचता है I3 और I4, तो C से गुजरने के बाद वो फिर कंबाइन हो जाते हैं और वो I बन जाता है। और फिर यहां से जो करंट आ रहा है गैल्वानोमीटर से D के ऊपर, वो IG है, और इधर से जो करंट इसके पास आ रहा है वो I2 है। तो I2 और IG मिलकर हमें I4 देते हैं। मैंने इन चारों मुख्तलिफ जंक्शंस के ऊपर केसीएल अप्लाई किया और मुझे ये सारा सेटअप मिला। अब अगर मैं कहता हूं कि ब्रिज बैलेंस्ड है, यानी नल कंडीशन है, तो इस सूरत में IG 0 होगा और वो हमें नजर आ जाएगा गैल्वानोमीटर की रीडिंग 0 होगी। जब गैल्वानोमीटर की रीडिंग 0 होगी तो ऐसी सूरत में हम यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? यहां पर I1 is equal to I3, that is because IG is 0। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। फिर इसके बाद यहां पर भी यही सिचुएशन होगी, और हमारे पास I2 जो होगा वो भी इसी तरह I4 के इक्वल होगा। अब हमारे पास इस सर्किट के अंदर दो तरह के करंट्स है। पहले चार मुख्तलिफ करंट्स मैंने लिखे थे, I1, I2, I3, I4, बल्कि पांचवा IG भी था। IG तो चलो 0 है, नल कंडीशंस है, और I3 जो है, यानी यहां पर जो करंट है वो बिल्कुल यही करंट है, मतलब यहां इससे कोई हिस्सा नीचे नहीं आ रहा। ये करंट और ये करंट आपस में इक्वल है। दूसरी बात कि I2 जो है वो भी एग्जैक्टली I4 की इक्वल है, कोई हिस्सा इसमें और नहीं मिल रहा। यहां से I2 और I4 आपस में सेम है। तो ये नल कंडीशंस पे ये वाली सिचुएशन होगी। क्लियर है? जब ये सिचुएशन हो जाएगी, अब दोबारा इधर आ जाएं। जब नल कंडीशंस होगी और हम कहते हैं कि इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं है, तो इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं है, इसका क्या मतलब है? पिछले लेक्चर्स में हमने बात की है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। B और D के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के दरमियान है वही पोटेंशियल डिफरेंस A और D के दरमियान है, क्योंकि B और D तो सेम पॉइंट्स हैं। जस्ट लाइक दिस केस, ऐसे मैं अगर किसी चीज को पकड़ूं तो ये साइड और ये साइड दोनों एक ही लेवल पे हैं, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन एक साइड थोड़े से ज्यादा लेवल पे हो जाए तो क्या होगा? मोशन स्टार्ट हो जाएगी हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हम कहते हैं कि देयर इज नो मोशन। द सेम हैपेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। वी नीड सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस in order to move the charges. If there is no potential difference, there will be no motion of charges, and that is the case here.
बी और डी दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जिस पोटेंशियल लेवल पे बी है उसी पोटेंशियल लेवल पे डी है, इसीलिए बी और डी के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, गैल्वानोमीटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं है, and that is called balance condition. So at balance condition or a null condition, Ig is 0 and V across AB, इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है, वो इन दो के अक्रॉस के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा, और वो मैंने यहां पर VAB is equal to V across AD, and that VAB क्या है, I1 R1 और VAD क्या है, I2 R2। सिमिलरली अगर आप सेम सिचुएशन उस पे अप्लाई करें, B और C के अक्रॉस भी, चूंकि B और D सेम पोटेंशियल पे हैं, तो BC और DC दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम होगा। यही कंडीशन मैंने इनके लिए ली। V अक्रॉस BC आप देखें, करंट I3 है और रेजिस्टेंस जो है R3 है। I3 R3 is V across BC and I4 R4 is V across DC. I substituted it here and then I substituted these two conditions. चूंकि नल कंडीशन पे I1 और I3 सेम होते हैं, इक्वेशन 1 में जहां पर I1 है और I2 है, इसी तरह इस इक्वेशन में I3 और I4 है, बट चूंकि हम जानते हैं कि नल कंडीशन पे I1 I3 के इक्वल है, इसलिए मैं इस I3 की जगह I1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं वहां से, क्योंकि कंडीशन नल है और वो मुझे ऑलरेडी मीटर पे नजर आ रहा है, गैल्वानोमीटर पे कि 0 है, तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं डायरेक्टली कि I1 इज इक्वल टू I3, सो आई सब्स्टिट्यूटेड दिस I3 बाय I1 एंड दिस I4 बाय I2 and I'm left with equation 1 and equation 2. मेरे पास ये दो इक्वेशंस रह गए। अब इन दो इक्वेशंस का क्या करना है, मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर देता हूं। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। इफ आई डिवाइड दीज टू, जो सिमिलर है वो कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास R3 डिवाइडेड बाई R1 और R4 डिवाइडेड बाई R2 रह जाएगा। ठीक है, तो R3 डिवाइडेड बाई R1 और R4 डिवाइड बाई R2, तो ये R3 डिवाइड बाई R1 है, और ये अगर मुझे R4 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर दोनों साइड को R2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या रह जाएगा, एक R4 रह जाएगा और उस साइड पे R3 डिवाइडेड बाई R1 मल्टीप्लाइड विद R2, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो इस रेजिस्टर की वैल्यू होगी। याद रहे R2 हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर है और उसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं ताकि बैलेंस कंडीशन अचीव की जाए। तो इस तरीके से हम गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं किसी अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है, पोटेंशियोमीटर is a null type resistance instrument that is used to measure the potential differences. हमारे पास बैटरी है कोई जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस या जिसका हमें ईएमएफ मालूम नहीं है, उसको मालूम करने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह इंस्ट्रूमेंट है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस डायग्राम को अगर आप देखें, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स हमने लगाया हुआ है, फिर इस वोल्टेज सोर्स के साथ ये एक वायर है स्ट्रेट, ठीक है। इस वायर के साथ हम कोई फुट रख लेते हैं, मीटर रॉड रख लेते हैं, इस पे रीडिंग होती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम इस साइड पे ये एक सेल है, बैटरी है जिसकी वोल्टेज हमें मालूम होती है। फिर एक दूसरा सेल होता है जिसकी वोल्टेज हमें मालूम नहीं होती और वो हमें मालूम करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक चौकी होती है, वायर होती है जिसके साथ एक कांटेक्ट होता है बिल्कुल इसी तरह,
और वो मूवेबल होता है। इसको यहाँ पर इस तार पे जहाँ पे भी टच करें आप टच कर सकते हैं। ये गैल्वानोमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका पॉजिटिव याद रहे इस साइड पे पॉजिटिव होता है और इसका इस साइड पे पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो जब हम ये इसको चौकी कहते हैं, ये चौकी इसके साथ टच करते हैं, ठीक है, तो इस गैल्वानोमीटर की रीडिंग जो है कोई न कोई रीडिंग होगी। तो इसको जब हम इधर उधर मूव करते हैं तो गैल्वानोमीटर की रीडिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। हमें एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू जो है वो 0 मिल जाती है। फिर उसको हम निशान लगा लेते हैं और उसको कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो L1 है, ठीक है। और फिर इसको हम चेंज कर लेते हैं, किसी और पॉइंट तक ले जाते हैं। इधर हम 1 से कनेक्शन तोड़कर 2 पे ले आते हैं। अब ये दूसरी बैटरी की बारी है। हम इसको चेक करते हैं, इसके लिए इसको मूव करते हैं और जब हमें दोबारा 0 वैल्यू मिलती है तो हम फिर उसको नोट कर लेते हैं, उस लेंथ को भी। तो पहले जो हमने लेंथ नोट किया दैट इज L1, दैट वाज फॉर बैटरी 1 जब पहले 0 मिला। और फिर हम उस चौकी को मूव करते हैं इधर उधर और जब हम दोबारा 0 अचीव कर ले, इस दफा हमने फिर इसको इस डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, दूसरी दफा फिर आपने इसके साथ कनेक्ट करना है और फिर दूसरी लेंथ आपने मेजर करनी है L2 जिसके ऊपर ये 0 देता है। तो इस तरह हमें क्या मिल जाता है, 2 लेंथ्स मिल जाते हैं। और इस तरह दूसरे में भी 0 वैल्यू जब आ जाए तो उस लेंथ को हम नोट कर लेते हैं। ऐसे केस में हम कहते हैं ये नल कंडीशन है। और फिर जब नल कंडीशन में हो पोटेंशियोमीटर, तो इससे फौरन हमें पता चल जाता है इस फार्मूले के मुताबिक। सेम प्रोसीजर है जो हमने उधर व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज किया कि अक्रॉस दिस लेंथ और अक्रॉस दिस लेंथ जो है पोटेंशियल सेम हो जाता है। एक बैटरी जो है जाहिर है उस बैटरी की वजह से कोई पोटेंशियल एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करने दे रहा है, ये बैटरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही। तो जब एक पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो रीडिंग 0 हो जाती है। पहली बैटरी के साथ हम बैलेंस करके 0 रीडिंग ले लेते हैं, उससे हमें एक लेंथ मिल जाती है। फिर दूसरी बैटरी से भी हम उसी तरह 0 रीडिंग अचीव कर लेते हैं। जब ये मिल जाए तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, आप इस फार्मूले में जस्ट पुटिंग करते हैं E2 डिवाइड बाई E1, L2 डिवाइड बाई L1 और इस तरीके से हमें उस दूसरी बैटरी का EMF मिल जाता है जो कि हमें मालूम नहीं होता। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह पहले केस में हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया था रेशो के जरिए, यहाँ पर हमारे पास EMF फाइंड हो जाता है इस रेशो, सिंपल रेशो के जरिए। तो ये एक्सपेरिमेंटल है और जब आप लैब में जाएंगे तो लैब में आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। उम्मीद है आपको इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत पता चल गया है। बाकी जब आप ये लैब में करेंगे तो आप इसको प्रैक्टिकली भी चेक कर सकेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट हुआ और ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दोनों जो हैं ये नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम यूज़ करते हैं किसी अननोन रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए, और पोटेंशियोमीटर जो है नाम से ज़ाहिर है पोटेंशियल फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी पोटेंशियल का सोर्स है हमारे पास EMF, उसका EMF फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों जो हैं नल कंडीशन पे वर्क करते हैं। नल कंडीशन के मुताबिक आप दोबारा जहन में ये बात ख़ास तौर पे बिठा दें कि नल कंडीशन वाले इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जिसमें 0 रीडिंग की बेस पर हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, और पोटेंशियोमीटर में हम EMF की मेजरमेंट करते हैं। रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए भी ब्रिज को बैलेंस करना पड़ता है, इसमें 0 रीडिंग लानी पड़ती है गैल्वानोमीटर पर, यहाँ भी वही सिचुएशन होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं किसी सेल का, किसी बैटरी का, जो कि हमें मालूम नहीं होता। और इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।